हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में आए हैं। एक नया चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक है सिविक्स यूनिट का, क्लास 8 का। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे अबाउट नेसेसिटी ऑफ रूल्स एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्सो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ रूल्स एंड लॉज, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमने जो पिक्चर यूज़ की है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की ही यूज़ करी है, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी स्कूल में, कहीं पे भी हमें रूल्स की क्या ज़रूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। बट ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? अगर हम रूल्स के लिए बात करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर रूल्स, कि रूल्स क्या है, तो रूल्स वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको किसी काम को करने के लिए अलाउड किए जाते हैं, या कुछ और काम के लिए जिन्हें आपको एक पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन में करना अलाउड नहीं होता। तो ये तो हुई बात कि रूल्स क्या है। ये हमारी रूल्स की एक डेफिनेशन आ जाती है कि रूल्स विच टेल यू व्हाट यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन। तो रूल्स की डेफिनेशन के बाद में हमारी बात आती है कि रूल्स एंड लॉज हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। अगर हमें कोई भी सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, स्टेट अपना या फिर हमारी कंट्री, अगर हमें इनके फंक्शन को प्रॉपरली चलाना है तो उसके लिए हम लोगों को रूल्स एंड लॉज की ज़रूरत पड़ती है। जो ये रूल्स होते हैं, रूल्स एंड लॉज हैं, ये हमारी लाइफ को बहुत ही ईजियर बना देते हैं एंड इनेबल करते हैं कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है या फिर हमारी जो सोसाइटी है या हमारा स्टेट है, कंट्री है, या हमारी एक अपनी ही लाइफ है, ये उसमें स्मूथ फंक्शनिंग को अलाउ कर देते हैं। हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथली चलती है। एंड जो हमारे राइट्स हैं, चाहे हम अगर बात करें कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी के हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली ऑफ अदर यूनिट्स जो होती हैं, वहाँ पर भी लॉज जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हम हर गेम में, आप देखते हैं जब भी आप कोई गेम प्ले करते हैं तो उसमें भी आप कुछ रूल्स रखते हैं। एंड जो प्लेयर होता है, अगर वो किसी भी रूल्स को तोड़ता है तो उसे पनिश किया जाता है। या अगर हम आपके क्लासरूम की लिए बात करें, अगर आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं होता तो आपकी जो क्लास है उसका कुछ अलग ही सिचुएशन होती है। एंड अगर हम प्लेयर्स की बात करें, अगर वो रूल्स तोड़ते हैं तो अगर उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। सिमिलरली अगर हम पर्टिकुलरली किसी रोड पर चल रहे हैं, किसी भी रोड पर, और हमें पता है कि वहाँ पर कुछ रूल्स हमें फॉलो अप करने होते हैं, एंड जो भी लॉज हमारे मूवमेंट को ईज़ियर बना देते हैं, हमारी लाइफ को ईज़ियर बना देते हैं और सेफ़र भी बना देते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे रूल्स हैं, हमारी लॉज हैं, वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी एंड प्लस में जो अदर्स की भी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे इसी तरह से नेशनल लेवल पर और या लोकल लेवल पर कुछ ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे स्टेट में, कंट्री में। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन है हमारी गवर्नमेंट का, उसका काम क्या है कि हमारे कंट्री के लिए वो लॉ बनाए एंड उनको इम्प्लीमेंट भी करें। दैट मीन्स अगर लॉ बना देते हैं और अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते या हमारी कंट्री में वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, देन डजंट बेनिफिट ऑफ दैट, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो कंट्री है, हमारा स्टेट, सोसाइटी, सभी के लिए हमारे जो रूल्स हैं और जो लॉज हैं वो बहुत ही नेसेसरी हैं। आगे बारी आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम जनरली बात करते हैं, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल। ये एक सेट है जिसमें रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो सरकार है वो वर्क करती है, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है वो राज किया जाता है, उसमें गवर्न किया जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट जैसे बनेगी उसके लिए उसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आता है द पावर्स, फंक्शंस, जो भी हैं हमारी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें जो पावर और फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, जो रिलेशनशिप है स्टेट और इंडिविजुअली, दैट मीन्स लोगों का जो राइट है, उनकी ड्यूटीज़ है, उनकी जो रिलेशनशिप है उनके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब बारी आती है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रूल्स एंड लॉज हैं उसके में लिखे हुए हैं, एक बॉडी है जिसमें रूल्स एंड लॉज लिखे हुए हैं, ताकि उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारा स्टेट है वो किस तरह से गवर्न किया जाए, किस तरह से उसकी सरकार काम करे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत सारे नंबर ऑफ़ पर्पसेस को सर्व करता है, बहुत सारे पर्पस बताता है उसमें कि क्यों हमें उसकी नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसमें, इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पायरेशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस कंट्री के सिटीज़न के एस्पायरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स उसके हिसाब से वो बताता है कि हमारी जो ज़िंदगी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ़िलॉसफी है वो सब कुछ बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे जो हम सिटीज़न्स हैं हमारी लाइफ को सिक्योर करता है। कैसे? बाय जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये सब चीज़ें देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, किस चीज़ की? कंपोजिशन, पावर्स, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें वो नॉलेज देता है कि भाई किस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनकी पावर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये सब कुछ बताता है। नंबर 3 पर आता है, ये किसी भी कंट्री की एक पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो पार्लियामेंट में इश्यूज़ पास होते हैं। जबकि अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात करें तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट चलाता है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनते हैं और तब जा कर के वो रूल करते हैं, हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें नंबर 4 पर कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है कि अगर कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर, जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हम अपने नेता को चुनते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस बाउंड्री की तरफ, सेफ गार्ड की तरफ ऐसे वर्क करता है कि हमें उन्होंने फंक्शन बताए हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एक पॉलिटिकल लीडर की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शन है, तो वो अपनी जो उसकी पॉलिटिकल पावर है वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। जो हमारे को, जो हम सिटीजन्स को तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इस तरह से एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है। तो हमें जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की में
तो वो भी हमारी गवर्नमेंट के पास में पावर है कि उनको वो टाइम टाइम पर चेक करे और हमारे को जो राइट मिले हुए हैं, हम सिटीजन्स को जो राइट मिले हुए हैं, और हमें ये राइट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या वर्क कर रही है। तो हमें ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर हमें ये राइट है कि वो गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, ये जाने का हमारा हक है। नंबर 5 पर आ जाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को उनके लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के, उनको प्रिजर्व रखने का एक राइट देता है, और इससे भी ज़्यादा उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स भी दिए गए हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए, जैसे कि वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हैं, या फिर कोई बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए भी दिए गए हैं हमारे यहाँ पर। एंड इन सब का जो रीज़न है, जो भी हमने अभी 5 पॉइंट डिस्कस किए, इसमें जस्ट क्या है इसका रीज़न, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, क्योंकि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो हमें नहीं पता होते, ना ही वो हमारे पास में होते। तो इसलिए हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे लिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें पहले 395 आर्टिकल्स थे, बट नाउ अगर हम बात करें तो 448 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में दिए गए हैं, एंड 12 स्केड्यूल्स हैं इसमें, एंड 5 अपेंडेंसेस भी हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ जो हमारे कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कंट्री का वो एक सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड का। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ प्रोबेबली लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये हमें हेल्प करता है, अपने आप को ये अडेप्ट कर सकता है अपने आप से, कि जब इसको नीड पड़ती है चेंजिंग की, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो करता है। नीड कब पड़ती है इसमें चेंजेस की? क्योंकि जो हम लोगों की, जो पीपल की एस्पायरेशन है, उनकी जो विशेज़ हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए इसमें चेंजिंग की नीड पड़ती है। अब जो सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होती हैं, हम सभी को पता है कि वो चेंजेस होती रहती हैं, कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरती। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमेशा इट मस्ट बी चेंज्ड एज़ पर द डिमांड। दैट मीन्स सिचुएशंस की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उनके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है और चेंज होता भी है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इसकी बात करें कि ये कब आया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। एंड तब से हमारा जो इंडिया, जब ओवर द ईयर्स हम सबको पता है कि जो हमारा इंडिया था, बहुत सालों से हम देख रहे हैं हमारा जो इंडिया है उसने बहुत सारे डिफ़िकल्टी सिचुएशन को भी सामना किया है। एंड इन सभी प्रॉब्लम्स को एंड करने के लिए जो प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी थी, और जो हमारे यहाँ पर जो गरीबों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड और जो हमारे वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, इन सभी के लिए बहुत सारा काम हुआ है हमारे इंडिया में, इनकी सिचुएशन को, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब तक हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में या हमारे कंट्री में इस तरह की सिचुएशंस आती रहेंगी या हमारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो उनको टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नेसेसरी जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स दैट मीन्स चेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं और करना होता है, एंड होते भी हैं। बारी आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये कैसे बना। तो इसके लिए हमारा एक कैबिनेट मिशन आया था, जो कि कैबिनेट मिशन को बनाया गया था 1946 में। एक कमेटी को रिकमेंड किया गया जिसका काम था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, जिसका काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिकमेंड करना, जिसको फ्रेम करना, उसका काम था। तो जो मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, दीज आर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, बनाया। उसमें कुछ ये इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे जिन्होंने इस काम को बखूबी निभाया, जिसमें हमारे कुछ जो मेंबर्स थे, जिसमें से कुछ नाम हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, और भी बहुत सारे मेंबर्स थे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एंड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको
इस कमेटी की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, इसके प्रेसिडेंट चुना गया उनको, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो चेयरमैन थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट किया उसको 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पर एक मेन बात आ जाती है याद करने के लिए आपको, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का व्हेन डिड इट अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए 26 नवंबर 1949। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ये फोर्स में कब आया, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों आंसर जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट हो जाते हैं हमारे। और जो ये हमारी डेट है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को हम सभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और तभी से उसी के बाद से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ओनली ऑन दिस डे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने इस दिन पहला जो उनका टर्म था उनके ऑफिस का एज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारी इंडियन यूनियन का वो कार्यभार संभाला था। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था 26 जनवरी को 1950 को, तो इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रेम्बल है वो एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये डिक्लेयर करता है कि हमारा जो इंडिया है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है एंड अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बारी आती है क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द प्रेम्बल। जो प्रेम्बल है ये एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डिक्लेयर करता है कि हमारा इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो वो इन सब आइडियल्स को बेस करता है। हमारे जो इंडियन रिपब्लिक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कुछ उसके बेसिक आइडियल्स भी हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, या हम ये कहें कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके। अब जो साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको कन्विंस किया था एज अ द लॉन्ग ऑथोरिटेन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको कन्विंस किया था एक लॉन्ग ऑथोरिटेरियन के रूल के रूप में। जब तक, क्योंकि हमारा जो इंडिया था, जब वो डेमोक्रेसी मिली उसको, या हम ये कहें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उन्होंने इसको एक द लॉन्ग ऑथोरिटेरियन रूल माना है। क्यों माना है? उनका मानना था कि जो हमारा फ्री इंडिया है, अब जब हमारा इंडिया फ्री हो चुका था, तो इसमें उन्होंने माना कि इसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसमें हर इंसान को एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के अंडर पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है, एक इम्प्लाइज़ करता है, जिसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी को इम्प्लाइज़ करता है। अब फेडरलिज्म के लिए हम बात करें, जो हमारा साइलेंट फीचर नंबर 1 पर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जो फेडरेशन होता है इसके अंदर 2 लेवल्स होते हैं, या हम ये कहें 2 टायर्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। एज वी ऑल नो कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे वर्क करती है, एक सेंट्रल एंड जो अदर है स्टेट, या फिर हम रीजनल लेवल कह सकते हैं उसको। तो 2 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है, और जो दोनों ही गवर्नमेंट है उनकी अपनी सेपरेट रेंज ऑफ पावर्स हैं, उनको अलग अलग पावर्स दी गई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हमारी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक अथॉरिटी कंटेन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जो पावर्स हैं वो डिवाइड की हुई हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में। तो यहाँ पर वो 3 उनके सब्जेक्ट लिस्ट 3 होती हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो अगर हम बात करें कि अगर कभी कोई उनके बीच में
यूनियन लॉ और अगर उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक यूनियन लॉ या फिर एक लॉ जो कि पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, और यूनियन जो है वो उसको प्रिवेल नहीं करना चाहती, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो लॉ है वो स्टेट पर क्या होती है। तो साइलेंट फीचर की हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें हमारा सबसे पहले आता है फेडरलिज़म। फेडरलिज़म के लिए अगर हम बात करें तो दैट मीन्स इट हैज़ 2 लेवल्स। फेडरेशन का मतलब होता है 2 लेवल्स, दैट मीन्स 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। और हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो 2 तरह से काम करती है, 2 लेवल पे वर्क करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो दोनों ही गवर्नमेंट है हमारी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही अपनी रेंज ऑफ पावर उनको मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक एजेंट के रूप में काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नो, उन दोनों की अपनी अपनी अथॉरिटीज़ हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं। और जो पावर है दोनों के बीच में डिवाइड की हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में। तो हमारे जब इनके कुछ ये जो इनके 3 सब्जेक्ट लिस्ट होती हैं, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा जो मेन फीचर आता है एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, इसमें होता है कि कैबिनेट या फिर हम ये कहें कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए और अपनी पॉलिसीज़ के लिए, अपने एक्ट्स के लिए। तो हम इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एंड अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने कामों के लिए वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वर्क करता है, एक्ट करता है। और अगर हम स्टेट लेवल पर जो है हमारी गवर्नमेंट, वो चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा के लिए, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो पावर्स हैं हमारे लीडर्स की, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइलेंट फीचर में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। उसमें जो कुछ राइट्स हैं लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इस तरह के कुछ राइट्स हमें मिले हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। और जो ये राइट्स हैं ये जस्टिएबल हैं। क्यों? क्योंकि हमारे से जो हमारे जो राइट्स हैं हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रोविज़न बनाया गया है हमारे लिए कि अगर हमारे राइट्स कोई वायलेटेड होते हैं, तो अगर हमें कोई एक्सप्लॉइट करता है या हमसे हमारे राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है या उनको मारने की कोशिश करता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। अगर हम 42nd अमेंडमेंट की बात करें तो दैट इज़ 42वां जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1976 में आया था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया एक्ट, नया पार्ट जोड़ा गया था। इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंटेन किया हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारी जो यूनिटी ऑफ इंडिया है, हमारे इंडिया की जो यूनिटी है और जो हमारी पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, जिसको हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, उसको भी सेफ गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो वर्क करती हैं। तो इसलिए हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो दोनों ही अलग अलग जगह पर अपने अपने वर्क को करती हैं और हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं, एज अ सेफ गार्ड वर्क करते हैं ये। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा नंबर 4 पर आता है हमारे साइलेंट फीचर्स में। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पर्पस इंक्लूड करने का जो पर्पस है वो ये था कि हम जो सिटीजन्स हैं तो हम सभी को एक सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके, ताकि हम जो हमारी जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो हम स्टेट के, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, हम सभी को सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक बेस पर हम सभी को जस्टिस मिल सके। तो जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये ले डाउन करते हैं पॉजिटिव ऑब्लाइजेशन को, जो भी एक स्टेट का एक पॉजिटिव ऑब्लाइजेशन होता है
उसको ले डाउन करते हैं। एंड इसका काम है कि हर सिटीज़न को उसको वो सब कुछ मिले जिसकी उसको रिक्वायर है। जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, हमारी जो बेसिक नेसेसरीज़ होती हैं, हमारी जो बेसिक नीड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक लिविंग वेग के लिए बात करें, क्योंकि जो एक ह्यूमैनी कंडीशन ऑफ वर्क होती है, एजुकेशन है जो चिल्ड्रन की, बच्चों की, एक क्लीन एनवायरनमेंट, जस्टिस हमें हर बेस पर मिले। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये हमें इंश्योर करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ प्रिंसिपल्स जिनको हम बोलते हैं सिद्धांत, वो यही सिद्धांत है हमारी स्टेट की पॉलिसी के। हमारी ये पॉलिसी है कि हर इंसान को इतना लिविंग वेग मिले कि वो अपने घर का खर्चा अच्छे से चला सके, उसको 3 टाइम का खाना जो है वो आराम से उसे मिल सके, जो इंसान की जो कंडीशन है उसके वर्क की, बच्चों की जो एजुकेशन है, हर किसी को क्लीन एनवायरनमेंट मिले, जस्टिस मिले, हर एक इक्वल बेसिस सबको मिलना चाहिए। तो जो हमारे जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एक नेचर ऑफ डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें बताती है, हमारी गवर्नमेंट को बताती है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हमेशा एक गाइडलाइन की तरह सर्व करते हैं हमारे कोर्ट्स के लिए भी। ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, ये गाइडलाइन की तरह वर्क करते हैं हमारी गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे जो भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट फीचर आता है सेक्युलरिज़म। सेक्युलरिज़म जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को स्टेट करता है कि हमारा जो कंट्री है वो एक सेक्युलर स्टेट है। दैट मीन्स हमारा जो कंट्री है वो किसी एक पर्टिकुलरली रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता। एंड हमारे कंट्री में सभी को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ फेथ है। वो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सभी को अपने रिलीजन का जो भी उनकी प्रे है वो करने का अधिकार है, राइट है। तो इस तरह से हम कोई भी अपना रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सेक्युलरिज़म है किसी को भी। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो सिस्टम है किसी एक पर्टिकुलरली रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी रिलीजन में इक्वली बिलीव करता है। आगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो फीचर है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक खिताब मिला हुआ है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड एंड इट कंटेन्स 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स आ जाते हैं इंडियन रिपब्लिक के। सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो ये 5 शब्द हैं, जो ये 5 वर्ड्स हैं, ये हमारे इंडियन स्टेट को दर्शाते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आती है बारी सोवेरियन स्टेट की। सोवेरियन स्टेट का मीन्स क्या है? हमारा जो इंडिया है वो एक सोवेरियन स्टेट है। इट मीन्स ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है और किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है। तो हमारे किसी भी फॉरेन स्टेट का, दैट मीन किसी अदर कंट्री का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और हमारा कोई भी जो भी हमारे अफेयर्स होते हैं उसके बीच में कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती, ना ही किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त किया जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने ही बेसिस पर सारे वर्क को करती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। इट इज़ द मीन ऑफ सोवेरियन स्टेट। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट स्टेट। अब सोशलिस्ट स्टेट क्या है? दैट मीन्स हमारा जो कंट्री है वो एक सोशलिस्ट स्टेट है। दैट मीन्स किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करता है वो, चाहे वो किसी इनकम में है या किसी भी तरह की इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पर नहीं होती है। ये इंश्योर करता है कि जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिलना चाहिए। दैट मीन्स उन्हें एक सही जो एक एडिकेट होता है, जो कि इनफ होता है, इस तरह का एक लिवलीहुड मिलना चाहिए। दैट मीन्स जो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो होना चाहिए और होता है वो। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान को इतना हक है कि वो उसको इतना लिवली वेग मिले उसको, कि वो तीनों टाइम का जो उसका खाना है, मैं दोबारा से वही बात बोल रही हूँ कि उसका जो तीनों टाइम का खाना है वो उसको आराम से मिल सके। तो इस तरह से एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वेल्थ का। तो जो सोशल स्टेट है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो चाहे वो किसी आदमी ने किया है या फिर किसी औरत ने किया है, अगर दोनों ने सेम वर्क किया है तो दोनों को इक्वल ही पे मिलेगा।
एंड ये प्रोटेक्ट करता है जो वर्किंग क्लास है हमारी, ताकि वो कैपिटलिस्ट से के द्वारा एक्सप्लॉयट ना हो सके। इस चीज़ से वो प्रोटेक्ट करता है। और इसका एम होता है कि जो एक तरीके से एक ब्रिज बनाना, जो भी हमारा एक गरीब और एक अमीर के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में एक ब्रिज बनाना, ताकि जो हर एक इंसान है वो अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को पूरा कर सके, उसको ख़त्म कर सके। जो उनके बीच का एक गैप हो जाता है उस गैप को ख़त्म कर सके। तो ये जो एक सोशलिस्ट स्टेट का जो हमारा एक जो प्रिंसिपल है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि गरीब आदमी का अमीर आदमी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। एंड बारी आती है आपकी सेक्युलर स्टेट की। अब जो सेक्युलरिज़म है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में किसी भी ग्राउंड ऑफ रिलीजन को लेकर के, चाहे वो किसी भी रिलीजन का कोई भी इंसान है, किसी के साथ कोई भी रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ना ही होता है। हमारे इंडिया में जो सभी जो पर्सनस हैं, ऑल आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सब हम सभी फ्री हैं, हम कोई भी अपना एक रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदू हैं और आगे चल के हमें मुस्लिम रिलीजन पसंद आता है, हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, देन वी आर फ्री टू अडॉप्ट। बट हाँ, इसके लिए कुछ लीगली प्रोसेस होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो इस तरह से जो सेक्युलरिज्म होता है वो हेल्प करता है हमारे प्रमोट करने में कि जो कम्युनल हार्मनी है उसको एकता को बनाए रखने में और शांति को बनाए रखने में, हमारी जो एक भाईचारा है लोगों के बीच में, उस चीज़ को बनाए रखने में हेल्प करता है हमारा जो सेक्युलरिज्म है। तो और वो लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक स्टेट। क्योंकि हमें पता है हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी पॉलिसी यूज़ की जाती है। अब डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दैट मीन्स जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों की है, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है एंड लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो इसको इम्प्लाई करता है कि एक रेगुलर इंटरवल्स पर हम देखते हैं कि हम अपनी चॉइस को प्रेफर करते हैं, हमारे यहाँ पर वोटिंग होती है और फिर लीडर्स को चुना जाता है। तो एक ये इस्टेब्लिश करता है, एक इफेक्टिव लिंक को इस्टेब्लिश करता है रूलर्स और रूल के बीच में। दैट मीन्स एक सरकार और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, ये एक ब्रिज का काम करता है ये भी। एंड इस चीज़ को एक इफ़ेक्टिव लिंक देता है, इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिकन स्टेट। रिपब्लिकन स्टेट दैट मीन्स जो टर्म है हमारी जो रिपब्लिक, वो एक डिनोट करती है कि जो हमारा इंडिया है उसमें कोई मोनार्क सिस्टम नहीं है कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह की हमारे यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे इंडिया का जो हेड है वो हेड ऑफ़ यूनियन है, जो हमारा हेड ऑफ़ द इंडियन यूनियन है वो प्रेसिडेंट है। और जो प्रेसिडेंट है वो जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके द्वारा वो चुना जाता है। और एक उनकी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी एक फिक्स्ड टर्म होती है, एक टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। दैट मीन्स जब वो एक बार चुने जाते हैं तो 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आइडियल्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। अब आइडियल्स ऑफ द रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक में हमारे कुछ आइडियल्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दैट मीन्स वो जो हमारी आइडियल्स हैं ये हमारी डिग्निटी को, हमारे कंट्री की डिग्निटी को, या फिर एक किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को, या फिर किसी यूनिटी की डिग्निटी को अश्योर करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सब प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जिन पर हमें प्राइड भी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट है और हमारा चेंजेबल डॉक्यूमेंट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड ड्यूटीज़ के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।